नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ जयश्री मिश्रा, संवाददाता सुभाष यादव की खास रिपोर्ट। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। 28 जुलाई को प्रयागराज नैनी स्थित आधारशिला वृद्धा आश्रम में आशा रानी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा आयोजित वृद्ध सेवा परम सेवा कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेविका भाजपा महिला मोर्चा महामंत्री सुश्री आभा सिंह ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वृक्षारोपण से किया गया। आश्रम के सभी बुजुर्गों को भाप लेने की मशीन, मास्क तथा फलों का किया गया वितरण। कार्यक्रम में डॉक्टर ओजस्विता ने दांतों की देखभाल तथा कोरोना से बचाव के उपाय और जानकारी भी दी। सुश्री आभा सिंह बुजुर्गों से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके करुण रुदन को सुनकर भावुक हो गई। आभा जी ने सबसे वादा किया कि उनको जब भी मौका मिलेगा वे सबसे मिलने जरूर आएंगी। उनके दुख और कष्ट में सदैव उनके साथ रहेंगी। उन्होंने कहा, जो बच्चे अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं वो यह ना भूलें कि वह भी एक दिन वृद्ध होंगे और इसी जगह इसी अवस्था में होंगे। जो बोएंगे वही वे काटेंगे, क्योंकि माँ बाप जीवन में एक बार मिलते हैं। आश्रम की वृद्ध महिला ने बताया कि सड़क से आश्रम तक का मार्ग खराब है, जिसके कारण उन्हें आवागमन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आभा सिंह ने कहा कि उनकी समस्याओं को वह ऊपर तक ले जाएंगी। यथाशीघ्र उनके समस्याओं का समाधान कराने का हर मुमकिन प्रयास करेंगी। आश्रम के व्यवस्थापक श्री सुशील श्रीवास्तव ने बताया, आश्रम में कुल बुजुर्गों की संख्या 85 है, जो देश के अलग अलग राज्यों से अपने पारिवारिक कलह के कारण बेटों द्वारा तिरस्कृत होकर आश्रम की शरण लेने के लिए मजबूर हैं। कार्यक्रम में आशा रानी चैरिटेबल फाउंडेशन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने आभा सिंह को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी वजह से हमें बुजुर्गों के आशीर्वाद का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में सुरभि पांडे, अपूर्वा, रेनू, अनीता, पूनम, रंजना, अलका, रीता, मीरा और अभिशेखर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट ब्यूरो चीफ जयश्री मिश्रा के साथ। सभी लोगों से आग्रह है कि कोरोना वायरस जैसे बीमारी अभी गया नहीं है, इसलिए मास्क लगाना आप लोग ना भूलें और लोगों से 2 गज की दूरी जरूर बनाएं और साबुन से हाथों को अच्छे से साफ करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जरा सा भी लापरवाही आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है और आपके परिवार को नुकसान हो सकता है। इसलिए कोरोना वायरस जैसी बीमारी को आप न भूलें, क्योंकि यह कितना नुकसान करके गया हुआ है यह सभी लोगों को ज्ञात है। इसलिए असावधानी न बरतें और अपने जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाते हुए अपने परिवार का बचाव करें। धन्यवाद। कविता लिखी थी और काफ़ी मार्मिक कविता थी, मैंने उसको बहुत फील किया था। मैं 2 लाइन कहना चाहूँ। बेटा बेटी क्यों करते हो, क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम बेटियों को इज्जत नहीं देते थे। हम उनको गर्भपात कराते थे, उनको घर में सिर्फ एक वस्तु मान करके छोड़ दिए थे। आज वो बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। तो 2 लाइन में कहना, बेटा बेटी क्यों करते हो, दोनों पूंजी जीवन की, एक ही डर से आए हैं, एक ही डर से दोनों आए, फिर भेद क्यों करें हम सभी। और यहाँ पे बेटियां भी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप लोग ने आज क्या फील किया और आज यहाँ से जा करके आप घर में सास ससुर दादा दादी जो रिश्ते हैं आप उनके लिए क्या करना, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत पास से फील कि हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी किसी की बहू हैं और हम उसी समाज का हिस्सा हैं। तो हम आप लोग यहाँ से जाकर के क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपने परिवार में, या कुछ क्या सीखा आपने? मैंने देखा यहाँ के कि मतलब मुझे ये लगा कि कैसे बच्चे हैं कि मतलब अपने माँ बाप को यहाँ देख के और वो चैन से घर में रह रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरे माँ बाप या कोई भी मतलब बुज़ुर्ग
और उनको अगर तकलीफ होगी तो समझिए हम लोग कहाँ चैन से रह पाएंगे। तो हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम लोग शुरुआत हम अपने से करते अपने हैं। से ही करते हैं ताकि हम अपने बुजुर्ग को खुश रख सकें। आप बताइए मैम। मैं तो चाहती ही नहीं कि वृद्धाश्रम। हाँ, वही बात है। मुझे लगता है कि सबके बच्चे माँ बाप एटलीस्ट इस उम्र में कम से कम अपने पास हो रखा हाँ अपने पास रखें, बस ये। मैं आभा मैम से पूछना चाहूँगी, आभा मैम आज आपने क्या क्या वितरण किया और कैसे इनकी सेवा इनका भाव, आपने इनका समाज सेवा का भाव कहाँ से आया, सबसे पहले ये बताइए आप। मैं सोशल मीडिया साइड में देखती रहती, मैम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती रहती है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती रहती है, कभी संगम घाट पहुँच जाती हैं तो कभी घर पे राशन वासन बांटती रहती हैं। चैन से घर में रह रहे हैं और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरे माँ बाप या कोई भी मतलब बुजुर्ग और उनको अगर तकलीफ होगी तो समझिए हम लोग कहाँ चैन से रह पाएंगे। तो हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम लोग शुरुआत हम अपने से ही करते हैं ताकि हम अपने बुजुर्ग को खुश रख सकें। आप बताइए मैम। मैं तो चाहती ही नहीं कि वृद्धाश्रम। हाँ, वही बात है। मुझे लगता है कि सबके बच्चे माँ बाप एटलीस्ट इस उम्र में कम से कम अपने पास हो रखा हाँ अपने पास रखें, बस ये। मैं आभा मैम से पूछना चाहूँगी, आभा मैम आज आपने क्या क्या वितरण किया और कैसे इनकी सेवा इनका भाव, आपने इनका समाज सेवा का भाव कहाँ से आया, सबसे पहले ये बताइए आप। मैं सोशल मीडिया साइड में देखती रहती, मैम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती रहती, कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती रहती है, कभी संगम घाट पहुँच जाती हैं तो कभी घर पे राशन वासन बांटती रहती है। तो मैम बताइए। मुझे अपनी माँ से मिला है। मेरी माँ भी ऐसी थी, इतना सेवा भाव था उनके अंदर, वो किसी को भी इवन हमारे मैंने छोटेपन से देखा है टीवी, जब टीवी हुआ करती थी तो लोग छूत बहुत मानते थे, लेकिन मेरी माँ जो है ना मेरे अपने ससुर की वो इतनी सेवा करती थी, सब लोग अलग अलग हट जाते थे पर मेरी माँ उनका नाखून काटना, उनको अपने हाथ से खाना खिलाना, और इसी तरह मैं छोटे से ही उनको देखती चली आ रही हूँ कि वो हर किसी की सेवा, वो किसी के पोटी उठाने में भी उनको जरा भी घिन नहीं आता था और वो सबके लिए करती थी। वही उनकी प्रेरणा ही लेकर के मैं आगे चली और लगता है कि शायद वो ऊपर से आशीर्वाद देंगी मुझे कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, ये माएँ भी मुझे आशीर्वाद देंगी कि मैं मुझे इतना सुकून, हाँ इतना सुकून, बहुत सुकून मिलता है। हम जो देखते हैं वही फॉलो करते हैं। तो मैंने देखा छोटा सा बच्चा था, वो फ्रूट्स वगैरह बांट रहा था और वितरण करने के बाद वो सबका वो पैर छुआ। तो आज के टाइम में ये संस्कार हमें अपने बच्चे के अंदर जरूर डालना चाहिए, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी है। माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है और मैम ने माँ से प्रेरणा लेकर कितना आगे बढ़ी। और मैम आप बताइए किस रूप में आप सेवा कर रही हैं, आपका कार्य क्षेत्र क्या है? आप मेरा नाम रंजना वर्मा है और मैं आभा जी के ही साथ हूँ। आज हमें यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हमें अपना पुराना समय याद आया कि जैसे कि गांव में हमारा पूरा एक संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार होता था, उसमें वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जैसा कि अभी आपने भैया ने बताया कि लोग एरिया में है, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने आप क्या फील किया और आज यहाँ से जा करके आपके घर में सास ससुर दादा दादी जो रिश्ते हैं आप उनके लिए क्या करना, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत पास से फील की हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी किसी की बहू हैं और हम उसी समाज का हिस्सा हैं। तो हम आप लोग यहाँ से जाकर के क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपने परिवार में, या कुछ क्या सीखा आपने? मैंने देखा यहाँ के कि मतलब मुझे ये लगा कि कैसे बच्चे हैं कि मतलब अपने माँ बाप को यहाँ देख के और वो चैन से घर में रह रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरे माँ बाप या कोई भी मतलब बुजुर्ग और उनको अगर तकलीफ होगी तो समझिए हम लोग कहाँ चैन से रह पाएंगे। तो हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम लोग शुरुआत हम अपने से ही करते हैं ताकि हम अपने बुजुर्ग को खुश रख सकें। आप बताइए मैम। मैं तो चाहती ही नहीं कि वृद्धाश्रम। हाँ, वही बात है। मुझे लगता है कि सबके बच्चे माँ बाप एटलीस्ट इस उम्र में कम से कम अपने पास हो रखा हाँ अपने पास रखें, बस ये। मैं आभा मैम से पूछना चाहूँगी, आभा मैम आज आपने क्या क्या वितरण किया और कैसे इनकी सेवा इनका भाव, आपने इनका समाज सेवा का भाव कहाँ से आया, सबसे पहले ये बताइए आप। मैं
सोशल मीडिया साइड में देखती रहती मैम, कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती रहती है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती रहती है। कभी संगम घाट पहुंच जाती हैं, तो कभी घर पे राशन वासन बांटती रहती है। तो मैम बताइए। मुझे अपनी माँ से मिला है। मेरी माँ भी ऐसी थी, इतना सेवा भाव था उनके अंदर। वो किसी को भी, इवन मैंने छोटेपन से देखा है, जब टीवी हुआ करती थी तो लोग छूत बहुत मानते थे, लेकिन मेरी माँ जो है ना, मेरे अपने ससुर की, वो इतनी सेवा करती थी। सब लोग अलग अलग हट जाते थे, पर मेरी माँ उनका नाखून काटना, उनको अपने हाथ से खाना खिलाना, और इसी तरह मैं छोटे से ही उनको देखती चली आ रही हूँ कि वो हर किसी की सेवा, वो किसी के पोटी उठाने में भी उनको जरा भी घिन नहीं आता था, वो सबके लिए करती थी। वही उनकी प्रेरणा ही लेकर के मैं आगे चली, और लगता है कि शायद वो ऊपर से आशीर्वाद देंगी मुझे कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, ये माएँ भी मुझे आशीर्वाद देंगी कि मुझे इतना सुकून, हाँ इतना सुकून, बहुत सुकून मिलता है। हम जो देखते हैं वही फॉलो करते हैं। तो मैंने देखा छोटा सा बच्चा था, वो फ्रूट्स वगैरह बांट रहा था, और वितरण करने के बाद वो सबका वो पैर छुआ। तो आज के टाइम में ये संस्कार हमें अपने बच्चे के अंदर जरूर डालना चाहिए, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी है। माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है, और मैम ने माँ से प्रेरणा लेकर के इतना आगे बढ़ी। और मैम आप बताइए किस रूप में आप सेवा कर रही हैं? आप अपने बारे में बताएं। मैम अपने बारे में आप पहले छोटा सा परिचय दीजिए अपना। मैं आभा सिंह और आशा रानी फाउंडेशन की संचालिका हूँ। मैंने ये फाउंडेशन हमने माँ के नाम से खोला है, क्योंकि माँ मेरी अब इस दुनिया में नहीं है। तो आज मैं यहाँ आई तो मुझे इतनी सारी माएँ मिल गई, और मतलब इतना सबको देख के और उनकी आप बीती सुन के मन एकदम भर गया। और मैंने इनसे वादा किया है कि मैं बार बार यहाँ आऊँगी, और मुझसे जो भी हो कर पाऊँगी, जो भी इनके लिए मैं करूँगी। आज बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ एकत्र हुए, कोई कुछ विशेष अवसर था जिसके कारण सब लोग एकत्र हुए थे एक साथ? हाँ, आज मैं चूँकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए अपने हाथों से बना करके मास्क लाई थी, और एक भाप लेने की मशीन और फ्रूट, यही सारी चीज़ें लेकर के आई थी कि मैं आज सिर्फ इनसे मिलने आई थी। तो मैं ये चीज़ें लेके आई थी। अगली बार फिर आऊँगी, और मैं बार बार आऊँगी। मुझसे इतना इनसे जुड़ाव हो गया है कि अब तो मैं इनसे दूर रह ही नहीं पाऊँगी। जैसे भैया दुखी होते हैं, बता रहे हैं कि इनके दुख में दुखी होते हैं, मैं तो आज पहली बार मिली हूँ इनसे, लेकिन मेरा मन एकदम भर गया आपसे मिलके, आपकी आप बीती सुनकर। और मैम आप ये जानती हैं कि कोई जो लोग हैं यहाँ पे, कोई ना कोई तकलीफ के कारण यहाँ पे हैं, कभी किसी की बेटी उपेक्षा करते हैं, या कोई ना कोई कारण होगा। और बेसिकली अगर आज हम सोसाइटी में देखें तो बेटे को उपेक्षा ही सबसे ज़्यादा सामने आता है। जो भी माँ बाप को वो सम्मान नहीं देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनका अपमान करते हैं। आप क्या उस समाज के लोगों को शिक्षा देना, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, दूर नहीं है, एक दिन उनके साथ भी यही समय आने वाला है, और वो भी इसी जगह पाए जाएंगे, है ना। जो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, क्योंकि बच्चे बीवी हमेशा मिल जाएंगे जब चाहेंगे वो, लेकिन माँ बाप जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं। जो अपने माँ बाप के लिए नहीं किया, वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसकी तो सीधी उदाहरण मैम आप ही हैं कि जो आप NGO चला रही हैं, जो आशा दी फाउंडेशन चला रही हैं, वो अपनी एक माँ को डेडिकेट करके चला रही हैं। मैम के लिए क्लैप होना चाहिए। एक बेटा होता तो इतना नहीं करता शायद, हाँ, लेकिन बेटी को भी आपने इतना किया। मुझे एक अपनी कविता याद आ रही है, इस अवसर के साथ कहना उचित होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ सारे बेटा वृद्धा आश्रम में उपस्थित हैं, एक कुछ खास विषय में। अभी हमारे सामने समक्ष जो है वो आभा सिंह मैम बैठी हुई हैं, तो हम उनसे जानेंगे जो कि वो आज किस उद्देश्य से वृद्धाश्रम में आई है, उन्होंने कैसा अनुभव किया। और लगा आप देख रहे हैं कि आपके सामने बहुत उनकी टीम है। हम उनसे भी जानेंगे कि आज जो उनको अनुभव हुआ वो कैसा अनुभव हुआ, और वो भविष्य में और क्या करने वाली, उनकी क्या रणनीति है, वो आगे क्या करना चाहती हैं।
सबसे पहले मैं आभा मैम से तो बात करूँगी, पहले मैं यहाँ की इंचार्ज से बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमारे ओल्ड एज जो हैं, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, वो कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? इस समय हमारे यहाँ महिला और पुरुष मिला के 85 लोग हैं। तो जितने भी लोग हैं वो इलाहाबाद से ही बिलोंग करते हैं, क्या दूर दूर से आए हुए हैं? नहीं, इलाहाबाद से नहीं है, बाहर से भी लोग हैं, अलग अलग जनपदों से हैं, यहाँ तक कि अलग राज्यों से भी हैं। चूँकि इलाहाबाद एक ऐसा जगह है कि संगम के किनारे लोग पहुँचते हैं, किन्हीं कारणों से अगर लोग हट जाते हैं, घर से परिवार से दूर हो जाते हैं या परिवार से सहयोग नहीं मिल पाता है, तो उन्हें ये महसूस होता है कि प्रयागराज चलेंगे तो वहाँ खाना और रहने की व्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसे में लोग बाहर से लोग यहाँ पे संगम किनारे पे आके, और जैसे उनको जानकारी होती है कि ऐसा वृद्धाश्रम संचालित हो रहा है, वो लोग एक निश्चित स्थान बनाने के लिए यहाँ पे मैंने देखा मैम लोग सब लोग काफ़ी इमोशनल हो गई थी और सब देख करके काफ़ी रोने लगी। तो आप तो 24 घंटा आप सबके साथ हैं, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? और जो इनके बच्चे हैं, ये परिवार को आप क्या कहेंगे कि क्योंकि आप जो जितना ज़्यादा साथ में रहता है वो अच्छा अनुभव करता है। सामाजिक परिदृश्य बदल रहा है, एकांकी परिवारों का एक स्टैंडर्ड बन रहा है। जिन लोगों के बच्चे 4 होते हैं, पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, माता पिता की पूजा हुआ करती थी, लेकिन अब ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है। अब शादी के बाद बच्चे अपने परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं। इन वजहों से इन लोगों की उपेक्षा हो रही है परिवार में, और इन लोगों के मन में बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति दर्द तो रहता है, लेकिन एक साथ रह के अपना दुख साझा करते हैं तो इन्हें महसूस होता है कि हमसे ज़्यादा दुखी तो हमारे सामने वाला है। उन सब चीज़ों की वजह से ये लोग संतुष्ट रहते हैं। बट मैं इन लोगों के दर्द को महसूस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि दर्द तो नहीं ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बाकी बची ज़िंदगी में इनको किसी भी प्रकार का गैप ना हो। हम सभी लोगों का सहयोग मिलता रहता है, हमें सरकार का भी सहयोग होता है, हमारे साथ संस्था का भी सहयोग होता है, और उन सभी सहयोगों से मैं इनको कोई भी कमी होने नहीं देता हूँ। इन लोगों से पूछ के हम लोग भोजन बनवाते हैं, इन लोगों के पसंद का इन लोगों को। आप लोग बारे में बताएं मैम, अपने बारे में आप पहले छोटा सा परिचय दीजिए अपना। मैं आभा सिंह और आशा रानी फाउंडेशन की संचालिका हूँ। मैंने ये फाउंडेशन अपने माँ के नाम से खोला है, क्योंकि माँ मेरी अब इस दुनिया में नहीं है। तो आज मैं यहाँ आई तो मुझे इतनी सारी माएँ मिल गई, और मतलब इतना सबको देख के और उनकी आप बीती सुन के मन एकदम भर गया। और मैंने इनसे वादा किया है कि मैं बार बार यहाँ आऊँगी और मुझसे जो भी हो कर पाऊँगी, जो भी इनके लिए मैं करूँगी। आज बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ एकत्र थे, कोई कुछ विशेष अवसर था जिसके कारण सब लोग एकत्र हुए थे एक साथ? हाँ, आज मैं चूँकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए अपने हाथों से बना करके मास्क लाई थी और एक भाप लेने की मशीन और फ्रूट्स, यही सारी चीज़ें लेकर के आई थी कि मैं आज सिर्फ इनसे मिलने आई थी। तो मैं ये चीज़ें लेके आई थी, अगली बार फिर आऊँगी और मैं बार बार आऊँगी। मुझसे इतना इनसे जुड़ाव हो गया है कि अब तो मैं इनसे दूर रह ही नहीं पाऊँगी। जैसे भैया दुखी होते हैं, बता रहे हैं कि इनके दुख में दुखी होते हैं, मैं तो आज पहली बार मिली हूँ इनसे, लेकिन मेरा मन एकदम भर गया आपसे मिलके, आपकी आप बीती सुनकर। और मैम, आप ये जानती हैं कि कोई जो लोग हैं यहाँ पे, कोई ना कोई तकलीफ के कारण यहाँ पे हैं, कभी किसी की बेटी उपेक्षा करते हैं या कोई ना कोई कारण होगा। और बेसिकली अगर आज हम सोसाइटी में देखें तो वो बेटे को उपेक्षा ही सबसे ज़्यादा सामने आता है। जो भी माँ बाप को वो सम्मान नहीं देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनका अपमान करते हैं। आप क्या उस समाज के लोगों को शिक्षा देना, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, दूर नहीं है, एक दिन उनके साथ भी यही समय आने वाला है और वो भी इसी जगह पाए जाएंगे, है ना। जो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, क्योंकि बच्चे बीवी हमेशा मिल जाएंगे जब चाहेंगे वो, लेकिन माँ बाप जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं। जो अपने माँ बाप के लिए नहीं किया वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। सही बात है। इसकी जो सीधी उदाहरण मैम आप ही हैं।
कि जो आप NGO चला रही हैं, जो आशा दी फाउंडेशन चला रही हैं, वो अपनी एक माँ को डेडिकेट करके चला रही हैं। मैम के लिए क्लैप होना चाहिए। एक बेटा होता तो इतना नहीं करता शायद, हाँ, लेकिन बेटी इतना होकर बेटी आपने हाँ, इतना किया। मुझे एक अपनी कविता याद आ रही है, इस अवसर के साथ कहना उचित होगा। मैं ये नहीं कहती हूँ सारे बेटे बुरे हैं, क्योंकि भाई कुछ भाई लोग भी हैं, ऐसा ना हो कि कह ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक कविता लिखी थी और काफ़ी मार्मिक कविता थी, मैंने उसको बहुत फील किया था। मैं 2 लाइन कहना चाहूँ। बेटा बेटी क्यों करते हो, क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम बेटियों को इज्जत नहीं देते थे, हम उनको गर्भपात कराते थे, उनको घर में सिर्फ एक वस्तु मान करके छोड़ दिए थे। आज वो बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं। तो एक 2 लाइन में कहना, बेटा बेटी क्यों करते हो, दोनों पूंजी जीवन की, एक ही दर्द से आए, एक ही दर्द से दोनों आए, फिर भेद क्यों करें हम सभी। और यहाँ पे बेटियां भी हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप लोग ने आज क्या फील किया, और आज यहाँ से जा करके आपके घर में सास ससुर दादा दादी जो रिश्ते हैं, आप उनके लिए क्या करना, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत पास से फील कि हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी किसी की बहू हैं, और हम उसी समाज का हिस्सा हैं। तो हम आप लोग यहाँ से जा करके क्या बदलाव लाना चाहेंगे अपने परिवार में, या कुछ क्या सीखा आपने? मैंने देखा यहाँ कि मतलब मुझे ये लगा कि कैसे बच्चे हैं कि मतलब अपने माँ बाप को यहाँ देख के और वो चैन से घर में रह रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरे माँ बाप या कोई भी मतलब बुज़ुर्ग और उनको अगर तकलीफ होगी तो समझिए हम लोग कहाँ चैन से रह पाएंगे। तो हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम लोग शुरुआत अपने से ही करते हैं, ताकि हम अपने बुजुर्ग को खुश रख सकें। आप बताइए मैम। मैं तो चाहती ही नहीं कि वृद्धाश्रम हाँ, वही बात है। मुझे लगता है कि सबके बच्चे माँ बाप एटलीस्ट इस उम्र में कम से कम अपने पास हो रखा हाँ अपने पास रखे। बस ये मैं आभा मैम से पूछना चाहूँगी, आभा मैम आज आपने क्या क्या वितरण किया और कैसे इनकी सेवा का भाव, आपके अंदर समाज सेवा का भाव कहाँ से आया, सबसे पहले ये बताइए आप। मैं सोशल मीडिया साइड में देखती रहती, मैम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करती रहती, कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती रहती है, कभी संगम घाट पहुँच जाती हैं, तो कभी घर पे राशन बांटती रहती है। तो मैम बताइए। मुझे अपनी माँ से मिला है। मेरी माँ भी ऐसी थी, इतना सेवा भाव था उनके अंदर, वो किसी को भी इवन मैंने छोटेपन से देखा है, जब टीवी हुआ करती थी तो लोग छूत बहुत मानते थे, लेकिन मेरी माँ जो है ना, मेरे अपने ससुर की, वो इतनी सेवा करती थी, सब लोग अलग अलग हट जाते थे, पर मेरी माँ उनका नाखून काटना, उनको अपने हाथ से खाना खिलाना, और इसी तरह मैं छोटे से ही उनको देखती चली आ रही हूँ कि वो हर किसी की सेवा, वो किसी की पोटी उठाने में भी उनको जरा भी घिन नहीं आता था, वो सबके लिए करती थी। वही उनकी प्रेरणा ही लेकर के मैं आगे चली, और लगता है कि शायद वो ऊपर से आशीर्वाद देंगी मुझे कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, ये माएँ भी मुझे आशीर्वाद देंगी कि मुझे इतना सुकून, हाँ इतना सुकून, बहुत सुकून मिलता है। हम जो देखते हैं वही फॉलो करते हैं। तो मैंने देखा छोटा सा बच्चा था, वो फ्रूट्स वगैरह बांट रहा था और वितरण करने वाला, वो सबका वो पैर छुआ। तो आज के टाइम में ये संस्कार हमें अपने बच्चे के अंदर जरूर डालना चाहिए, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी हमारी है। माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है, और मैम ने माँ से प्रेरणा लेकर कितना आगे बढ़ी। और मैम आप बताइए किस रूप में आप सेवा कर रही हैं, आपका कार्य क्षेत्र क्या है? आप मेरा नाम रंजना वर्मा है और मैं आवाजी के ही साथ हूँ। आज हमें यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हमें अपना पुराना समय याद आया कि जैसे कि गांव में हमारा पूरा एक संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार होता था, उसमें वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन जैसा कि अभी आपने भैया ने बताया कि लोग एकांकी जीवन जीना पसंद कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि वृद्धाश्रम। हमें आके आज यहाँ ये अच्छा लगा कि आने वाली पीढ़ी को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि बेटा आज आप अपने माँ बाप को यदि इस बीच राह में छोड़ रहे हो तो भविष्य में आपके बच्चे भी आपका ही तो अनुकरण करेंगे।
भाई जैसे कि आभा जी ने मुझे एक बात नहीं समझ में आता, मेरे मन में क्वेश्चन मेरे ऐसा नहीं है कि हम भी उसी वाले समाज का हिस्सा है कि एक माँ बाप एक औलाद के लिए जान से प्यारे होते हैं और माँ जान देती है, नाश्ता से लेकर नहाने से हर एक चीज़ का ध्यान है। आफ्टर मैरिज ऐसा क्या होता है कि वही माँ दुश्मन बन जाती है? पहले उनको पता होता है कि जो मेरी माँ है वो मेरे लिए सब कुछ है, और शादी होती है सडनली उनके अंदर इतना चेंजेस कैसे हो जाता है कि माँ बाप एकदम दुश्मन नजर आते हैं। और ये हर जगह हम पेपर में पढ़ रहे हैं, हर जगह हर हम देख रहे हैं, तो ऐसा क्या होता है? मतलब कि कोई के पास इस क्वेश्चन का आंसर है तो कोई बता दे। मैं क्वेश्चन बात बहू के चली जा रही है ना, बहू जब बहू आती है अपनी बेटी भाई ये क्वेश्चन का आंसर तो भाई मेरे पर्सन दे सकते हैं। बहू देखिए गलती बहू की नहीं होती है, गलती बेटे की होती है। नाम पे जब नहीं, गलती बहू की कहीं से नहीं होती, बेटे की गलती। बहू की गलती कभी नहीं होती है, बेटे की गलती होती है। बेटे को ये पता है कि हमारी माँ ने हमको अपने पेट से जन्म दिया और आप तो पानी भी नहीं दे रहे थे। बहू तो पराई है। बहू क्या देखा है? बहू की कभी भी गलती नहीं होती, बेटे की गलती होती है। माँ बाप को कष्ट देता है तो बेटा देता है, बहू की नहीं कोई वो है। बेटा ये देखो क्या दादी माँ, बेटा ये देखता है कि माँ तो बुजुर्ग हो गई, अब वो सेवा करने लायक नहीं। अब वो जो यंग हम लेकर आए वो मेरी आपको आगे सेवा करेगी ना। बात यही क्या बात होगा, सोया जाएगा नहीं, बनाया जाएगा नहीं, धोया जाएगा नहीं। तो मैं इसके बारे में जो देख रहा हूँ स्थिति बड़ी खराब है। इसी सबको देखते हुए मैंने अभी तक मैरिज नहीं की। सर मेरे ख्याल से बहू पूरी नहीं होती है, बहू इसलिए पूरी नहीं होती है, बहू तो दूसरे घर जाती है, बाद में आती है। आप अपने माँ बाप का ठीक है, आप अपने माँ बाप आप बताएं, आपका शादीशुदा है ना? बहू को अगर से बेटे ऐसा तो अपने आप नहीं सही परसेंटेज में है, जैसे ही शादी हो जाती है वैसे बदलाव आ जाते हैं। अभी हम नए हैं, आप जो लोगों के अंदर माँ बाप ने वो संस्कार दिए हैं, सेवा का भाव पैदा किया है, उन बच्चों में अभी वो चीजें नहीं देखी जाती हैं। ये चीजें ज्यादातर अपर क्लास या मिडिल क्लास में ज्यादा देखने को मिली हैं। जो लोग गाँव में निवास कर रहे हैं, जो लोग मजदूरी कर रहे हैं, जो लोग खेती कर रहे हैं, उनके परिवारों में ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। जिन लोगों ने घर गाँव से पलायन कर दिया है, शहरों में रहना शुरू किया है, उन लोगों में ये भावना पैदा हो रही है कि हम 4 भाई हैं तो चारों भाइयों की जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपस की प्रतिस्पर्धा माँ बाप को दुखी कर देती है, माँ बाप को किनारे लाके खड़ा कर देती है, और सभी लोगों में सामंजस्य, सभी बच्चों में सामंजस्य न बन पाने की वजह से माँ बाप की ये स्थिति है। आने वाले समय में अगर पहले हम लोगों की शिक्षा में बड़ा चेंज था, आज के 20 साल पहले जो शिक्षा हुआ करती थी उसके साथ मुझे नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। आज टेक्निकल चीजें आ गई हैं शिक्षा में, हर बच्चा कंप्यूटर से आगे बढ़ रहा है, हर बच्चा टेक्निकल चीजें पढ़ रहा है। मैं जल्दी आपके पास जी जी बिल्कुल। एक पॉइंट मेरे पास है इस चीज के लिए। इतना बॉर्डर हम लोग के बीच, कोई बात इधर ही आ जाती है, काफी डिस्टेंस हो जाएगा। मैम कुछ कहना चाहती है? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरी देखिए जॉइंट फैमिली है और इतना बैलेंस में हमने रखा हुआ है, और कि बिल्कुल भी बहुएं जो है मेरी बेटी की तरह है। वो हमारे ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि हम कैसे अपने बच्चों को हमने संस्कार दिया है। हम अगर अपने बेटे को अच्छे संस्कार देंगे तो ही तो वो माँ बाप की इज्जत जब मेरा लड़का करेगा तो ही तो बहू करेगी ना। बहू तभी करेगी, बेटा करेगा। आज मेरा बच्चे हमारा इज्जत करते हैं, पैर छूते हैं, है ना, सुबह उठ के आकर के पैर छुएंगे और आकर के एक एक चीज़ माँ बाप से अपने पूछेंगे कि मम्मी मुझे यहाँ ये करना है, तो आने के बाद बहू भी वैसे ही करेगी और ऐसा ही चलता है समाज में। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रखते हैं। हमने अपने बहुओं को बिल्कुल बेटियों की तरह रखा है। आप घर आएंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन बहू है और कौन सास है। तो ये हमारे ऊपर भी बहुत कुछ, हमारे ऊपर भी डिपेंड, क्योंकि वो तो दूसरे के घर से आती है ना।
वो लड़ने झगड़ने नहीं आती हैं, बिल्कुल सही बात। है ना। वो बेटियां लड़ने झगड़ने नहीं आती, दोनों उनको भी तो प्यार चाहिए ना। वो अपना घर छोड़ के आती हैं हमारे घर, अगर हम उनको नहीं अपनाएंगे तो कौन अपनाएगा? दोनों गलती है ना। तो हमने तो उनको दिल से अपनाया। जितना प्यार मैं अपने बच्चों को देती हूँ उतना ही प्यार मैं अपनी दोनों बहुओं को भी देती हूँ। और मेरी जॉइंट फैमिली और इतना खुशहाल परिवार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ईश्वर करे आपका परिवार हमेशा खुशहाल है कि आज के डेट में जिन माँ बाप की इज्जत उनके बच्चे करते हैं उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली है ही नहीं। और मैम के लिए क्लैप करें कि मैम ने ये संस्कार अपने परिवार में दिया है और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। मैं भी ये कहना चाहूँगी, बहू बुरी नहीं होती है। बहू बुरी अगर बेटा आप इसका ये जानता रहेगा कि मेरे माँ बाप मेरे सब कुछ है, तो अगर कहीं से कुछ उसके अंदर कुछ कमियां होंगी ना तो अपने हस्बैंड के लिए अपने आप को चेंज कर लेगी। तो थोड़ा सा बड़ों को भी समझना चाहिए कि वो न्यू जनरेशन है, सोच थोड़ी हमसे अलग है। और हमको भी सोचना चाहिए कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है वो हमारा इज्जत तभी करेगी जब हम इज्जत करेंगे, क्योंकि समय का बदलाव है। दोनों सिक्के का पहलू एक साथ कभी दोनों सिक्के के भगवान कहते हैं कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान इतना है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन एक उलझन है, कभी दुख है कभी सुख है। उलझन में न मुश्किल में जो घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। लगा लीजिए प्लीज, सब लोग लगा लीजिए। तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।